Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about nuclear warfare program, and this topic is very important for CSS PMS aspirants. ये CSS और PMS दोनों एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। और वैसे अगर आप जैसे कि भी रिसेंटली लेक्चरर वाले बच्चे जिन्होंने 2021 में फ़ेब 2021 में अप्लाई किया था FPSC की जानिब से, उनका रिज़ल्ट भी आ गया है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछी जाएं जो कि आपको पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपको मौजूदा सूरत हाल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए वन डे एग्ज़ाम के लिए और बाकी CSS PMS वाले बच्चों के लिए तो है ही है। और ये करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये दो बम्स बने हुए हैं, ये तो चलें मिसाइल और बम्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो फैट मैन है ये वो है, ठीक है। ये वो बम है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए दो बम्स थे ना। एक का नाम था फैट मैन और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। तो ये फैट मैन वो बम है जो कि उस वक़्त यूज़ किया गया था। और अभी इन एटम बम्स की वजह से पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ऐसी है, या पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, क्योंकि जब भी जहाँ पर जैसे कि ये रशियन यूक्रेन वार है उसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि उधर ही असरात उसके हों, बल्कि पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है, न्यूक्लियर वारफेयर का असर पाकिस्तान पर भी हम डिस्कस करेंगे, इंडिया पर भी डिस्कस करेंगे। मतलब ये डिफरेंट जितने भी कंट्रीज़ हैं उन पर जो जो असरात पड़े हैं वो सारे के सारे आज हमने डिस्कस करने हैं। आई एम गोना शेयर द स्लाइड विथ यू। डेली डॉन एडिटोरियल की वीडियो जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। डॉन एडिटोरियल की वीडियोस लाजमी देखा करें। एक चीज़ मेरी बात याद रखिएगा कि आपके पास PDFs हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, यकीन माने सब बेकार है। अगर आपके पास आपका मोबाइल है, आपकी मेमोरी फुल है, आपको पता नहीं है कि वो है क्या, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा उस चीज़ का है जो कि आप उसमें से गेन कर लें, ठीक है। आपके पास बेशक नोट्स हैं, पेपर से पहले पढ़ लेंगे, फ़लाँ चीज़ कर लेंगे, फ़लाँ कर लेंगे, यकीन माने वो कुछ भी जो भी है ना वो बिल्कुल बेकार है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि उनमें लिखा क्या है क्या है, वो तो PDF के PDF रख के आपने उनका क्या करना है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। जब तक आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर, आपको रशियन यूक्रेन वार का नहीं पता, आपको तोशाखाना केस का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि किस आर्टिकल के तहत इमरान खान को जो है कौमी असम्बली की नशिस्त से बर्खास्त किया गया है, आपको ये नहीं पता, आर्टिकल्स का नहीं पता, यकीन माने ये चीज़ें आपके फिर किसी PDF के PDF बेशक पढ़े ने वो बिल्कुल यूज़लेस है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इसकी, और साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे वो मैं आपको एलाबरेट करके बताऊँगी कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ओवरव्यू, न्यूक्लियर वारफेयर आल्सो नोन एज एटॉमिक वारफेयर, ठीक है। न्यूक्लियर वारफेयर को आप एटॉमिक वारफेयर भी कहते हैं, ठीक है। और इज़ अ थियोरेटिकल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और प्रिपेयर्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डैट डिप्लॉयज न्यूक्लियर वेपनरी। डिप्लॉयज कहते हैं तैनात करने को, ठीक है। और ये पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो में अगर आपको कुछ पूछा जाता है, ये आपको टॉपिक में बता देती हूँ किस किस में काम आएगा। करंट अफेयर तो आपका है ही है, आपको इंग्लिश ऐसे के पेपर में, चाहे वो CSS का पेपर है या PMS का पेपर है उसमें, और इसके अलावा ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको टॉपिक बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक MCQs मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चाकी के मकाम पर एक सक्सेसफुल अपना टेस्ट किया था, और इसका सेहरा जो है वो हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को भेजते हैं। और थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उन्होंने उनकी काविशों से, और ये जो सक्सेसफुल तजर्बा किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था नवाज़ शरीफ के दौर में, ठीक है। पाकिस्तान नवाज़ शरीफ के दौर में एक न्यूक्लियर ताकत बना है। अब इसमें इंडिया का मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया क्या चाहता है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। इंडिया कहता है कि ये जितने भी अभी न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, स्पेशली 5 न्यूक्लियर पार्ट्स को इंडिया टारगेट करता रहा है, और वो यही चाहता है ये जो 5 ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं वो इससे गिव अप कर दें, ठीक है।
तो ये है कि हम ख़तरात से, दुनिया ख़तरात से बच सकती है। तो इंडिया की ये एक बिल्कुल साजिश है, इसको आप इंडिया के साजिश के ज़मरे में लेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये तो आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन से बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन होती है। इन कंट्रास्ट टू कन्वेंशनल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर कैन प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन इन अ मच शॉर्टर टाइम एंड कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रेडियोलॉजिकल रिजल्ट्स। और जो न्यूक्लियर वेपन्स के रिजल्ट्स होते हैं ना, वो अरसे तक रहते हैं। लाइक वहाँ पर एक सदी लग जाएगी, वहाँ पर जो वेजिटेशन होगी वो मतलब होगी भी तो प्रॉपर वे में नहीं होगी, बच्चे वहाँ पर अपाहिज पैदा होंगे। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी, ये बीए की इंग्लिश में भी एक टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो है फैटमैन और लिटिल बॉय का एक ओवरव्यू दिया गया है कि जो उस वक्त बम्स गिराए गए थे 1974 की दहाई को अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको पता चले। जापान के हवाले से आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। क्योंकि रेफरेंसेस या मटेरियल रीड करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ ना, अगर आप उसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपके पास जो एडिशनल पॉइंट्स है वो आ जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एमिड द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन एंड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन गिविंग revived fears of nuclear war have prompted questions. Let's discuss them comprehensively. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो फियर्स न्यूक्लियर वॉर की वजह से जो फियर्स हमें फेस करने पड़े हैं वो किस किस्म के हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट एंड वुड मीन फॉर ह्यूमैनिटी एंड द प्लानट, ठीक है। प्लानट यानी जो हमारी ये ज़मीन है, इसके हवाले से, और जो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट है जो कि इसके इंसानियत पर असरात पड़े हैं वो किस हद तक हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एनी न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट would have a wide range of devastating consequences from initial deaths in the direct blast to the लिंगरिंग मीन्स लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। यानी कोई चीज़ लंबे अरसे तक कायम रहे, उसको लिंगरिंग कहते हैं। एज न्यूक्लियर वॉर बम्स टारगेटेड एट सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। इनिशियल डेथ्स तो एक कॉमन चीज़ है ना, डेथ तो होती ही होती है। जैसे कि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऐसा बुरा एक टाइम पीरियड था, सबसे बदतरीन तजर्बा। उसके बाद फिर कहा गया कि ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, उस हवाले से बहुत सी ट्रीटीज़ भी की गई, मुआहदे किए गए, क्योंकि इंसान जो है वो इंसानों का गोश्त खाने पर मजबूर हो गए, ठीक है। अब वो मतलब साथ के इंसान को मार कर, जाहिर सी बात है इंसान को जब नहीं मिलेगा कुछ खाने के लिए तो उसने क्या करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन, डेथ्स तो ये नॉर्मल होती हैं जब ये न्यूक्लियर वारफेयर हो या न्यूक्लियर्स या बम्स की वजह से। तो ना तो सिर्फ ये शहरों में बल्कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। आज मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप ना इंटरनेट से निकालिएगा, लिटिल बॉय जो है ये एक बम है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लिटिल बॉय, फैटमैन तो मैंने आपको दिखा दिया, लिटिल बॉय आप देखेंगे, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल लिटिल बॉय मत लिखिएगा, सिर्फ लिटिल बॉय बम लिख के सर्च कीजिएगा। would start firestorms injecting large amount of soot in the upper atmosphere, ठीक है। धुआं तो आम सी बात है, सूट का होना, जैसे कि ये आप पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस तरह से ये डिस्ट्रक्शन होती है और फैलता चला जाता है, ये सारी चीज़ें। विच वुड, और आग जो है वो मतलब जो आग लगती है ना बम की वजह से, उसको बूझने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है। विच वुड स्प्रेड ग्लोबली एंड लीड टू न्यूक्लियर विंटर एंड दिस would disrupt the Earth's climate। ना सिर्फ इसका जो है उस खिते पे बल्कि पूरी ज़मीन पर, उसके क्लाइमेट पर असर पड़ता है। इम्पैक्टिंग फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स ऑन लैंड एंड इन द ओशन। जैसे कि मैं आपको भी रिसेंटली जो हमें कोविड-19 उसकी लेयर्स की वजह से जो हमारी सिचुएशन रही है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्लू भी लगा है ना लोगों को सर्दियों में, आप सभी लोग ऐसे होंगे जिनको सर्दियों में फ़्लू लगा होगा, ठीक है, आप सबको फ़्लू हुआ होगा। तो जो फ़्लू भी हुआ था वो नॉर्मल फ़्लू नहीं था, नॉर्मल फ़्लू ऐसा नहीं होता था जो कि इस बार का था। लाइक आपका टेस्ट चला गया, आपको स्मेल करने से कासिन है किसी चीज़ को। तो मतलब जो भी चीज़ होती है ना उसका सिर्फ ये असर ही नहीं होता कि बस उसी तक महदूद है, चाइना तक महदूद है, हम पर नहीं, बल्कि इसकी रेडिएशंस होती हैं जो कि पूरी की पूरी फैल जाती हैं और हम पर एक बैड इम्पैक्ट कायम करती हैं। सो फुल स्केल
So now a full-scale nuclear war between USA and Russia would result in 75% of the planet and more than 5 billion people dying of hunger within 2 days as production would fall by around 90% in 3 to 4 years, and even a localized conflict between Indo-Pak would reduce in global crop yields पैदावार को कहते हैं by roughly 7% within 5 years, and 7% global decline in crop yield impact would be astronomical, and it would exceed the largest anomaly ever recorded since the beginning of FAO's ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड इन 1961। यानी इसका मैं मुकम्मल खुलासा करूँगी, कंप्लीट आपको डिटेल दूंगी। अमेरिका और रूस के दरमियान जो मुकम्मल पैमाने पर जो जोहरी जंग थी, ठीक है, उसमें 75% प्लांट तबाह हो मतलब 75% जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। 2 सालों में 5 बिलियन से ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है। और 3 से 4 सालों में पैदावार में 90% के करीब खुराक में कमी आ गई है, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि हिंद पाक के दरमियान मकामी तनाज़ा अभी 5 सालों के अंदर आलमी सतह पर फैसलों की पैदावार में तकरीबन 7% कमी कर देगा, ठीक है। यानी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी जारी ही रहता है। अच्छा, 1961 में FAOs की बात करें तो उनके मुशाहिदाती रिकॉर्ड के आगाज़ के बाद से अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी बेज़ाब्तगी हमें नज़र आती है, और फैसलों की एक गिरावट है, ठीक है। और ऊंची मतलब इसको एक बुलंद सतह पर अगर देखा जाए तो रूस और अमेरिका जैसे बड़े जो आपस में बरामदाद कनिंदा है यानी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, रशिया और US की बात कर रही हूँ, तो रशिया और US जो कि बरामदाद कनिंदा ममालिक हैं, जो कि अपनी बरामदी पाबंदियों को मुतहरक कर सकते हैं, और अफ्रीका और मशरिक़ के वस्ती के दरमियान जो है इनकी दरामदाद जो होती है वो लाइक इंपोर्ट करना ना, किसी दूसरे मुल्क की चीज़ को अपने मुल्क में लाना मुख्तसर ममालिक में शदीद रुकावट पैदा कर सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। व्हेन वाज एटॉमिक बम कब यूज़ किए जाते हैं? टू डेट द only use of nuclear weapon is in armed conflict occurred in 1945 with the American atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki। 1945 का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्स गिराए गए थे टुगेदर, 1945 का वो टाइम पीरियड था, ठीक है। मालिक के नाम अपने याद रखने हैं। और ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान की ममालिक हैं, ठीक है, जापान में शामिल होते हैं। सो टुगेदर दीज बम्बिंग्स रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, उस वक्त जो हिरोशिमा नागासाकी जो एटम बम्स की वजह से लोगों की अमवात हुई वो 2 लाख के करीब है, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द सरेंडर ऑफ जापान। और इसमें जापान ने फिर फाइनली सरेंडर कर दिया था क्योंकि उसमें अब इतनी सख्त नहीं रही थी कि वो आगे फर्दर रेजिस्ट करता। सो हु हैज़ देम? After World War II, nuclear weapons were also developed by Russia, Ukraine, China, UK, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान एंड इसराइल। इन कंट्रीज़ के नाम आपने याद रखने हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो वर्ल्ड वार 2 के बाद का टाइम पीरियड है कि न्यूक्लियर वेपन्स वर आल्सो डेवलप्ड बाय, कि कौन कौन न्यूक्लियर ताकत बना? रशिया भी बना, फिर चाइना, UK, फिर फ्रांस, फिर इंडिया के बाद पाकिस्तान को क्योंकि ज़रूरत थी न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल नेबर कंट्री है और कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता था और पाकिस्तान के लिए ख़तरा था। फिर 1998 में पाकिस्तान ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, एंड इसराइल, एंड इट्स आल्सो स्पेकुलेटेड दैट नॉर्थ कोरिया हैज़ डेवलप्ड स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड साउथ अफ्रीका आल्सो मैन्युफैक्चर्स सेवरल कंप्लीट न्यूक्लियर वेपन इन 1980s। और 1980s में साउथ अफ्रीका ने भी इस पर काम किया कंप्लीट तरह से। फिर 1980 का टाइम पीरियड आया, बट सब्सिक्वेंटली become the first country to voluntarily destroy their domestically made weapon stock and abandon further production 1990s। ये पॉइंट्स ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं डिस्कस करने के हवाले से, जो कि आपको उस टाइम का एक कंप्लीट स्केच दे रहे हैं। तो मतलब 1980 में तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने कंप्लीट न्यूक्लियर वेपन जो है वो मैन्युफैक्चर कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो घरेलू सतह पर यानी जो डोमेस्टिकली जो वेपन प्रोड्यूस किए जा रहे थे उनको उन्होंने अबेंडन यानी तर्क कर दिया फर्दर प्रोडक्शन, कि अब वो 1990s में फर्दर वेपन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप
ये पिक्चर्स अभी साथ हो तो आपके लिए इजी रहता है याद करना। द फॉर्मर चेयर ऑफ UN डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट यानी हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए, डिसआर्म हो जाए। सो कमेटी, ये कमेटी बनाई गई है जो कि अपनी सिफारिशात देती है कि फ़र्दर आपने क्या लाया अमल अडॉप्ट करना है। स्टेटेड दैट देयर आर मोर देन 16,000 strategic and tactical nuclear weapons ready for deployment and another 14,000 in storage, with the US having nearly 7,000 ready for use and 3,000 in स्टोरेज। तो यहाँ पर अब बात की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तहफ़ीफ़ असला कमेटी का नाम, जो कि नेशनल डिसआर्मामेंट कमेटी है, इसके तहत 16,000 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और जो टेक्निकल जोहरी हथियार हैं उनकी तैनाती के लिए, मतलब उनको तैनात करने के लिए 16,000 वेपन्स इन्होंने तैयार किए और मज़ीद 14,000 स्टोरेज में हैं। और अमेरिका के पास तकरीबन 7,000 जो वेपन्स हैं वो तैयार शुदा हैं, इस्तेमाल के लिए उन्होंने तैयार किए हैं, और 30,000 स्टोरेज में हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका के US के कॉन्टेक्स्ट में आपने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट वन इज़ रशिया हैविंग। अब रशिया की बात करें तो रशिया इस हवाले से, रशिया में क्या एक मिकदार है 8,500 रेडी फॉर यूज़। रशिया के पास 8,500 इस्तेमाल के हैं, 11,000 इन तकरीबन 11,000 इन स्टोरेज, 11,000 स्टोरेज के हैं। चाइना इज़ थॉट टू पोजेस अबाउट 400 न्यूक्लियर वेपन्स। चाइना के 400 न्यूक्लियर वेपन्स एंड ब्रिटेन 200, फ्रांस 350, बरतानिया के 200, फ्रांस के 350 एंड इंडिया राउंड अबाउट 80 to 100 एंड पाकिस्तान 100 to 110। ठीक है, ये सारा आपको रेशो बताया गया है। ये थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आएगा, चलिए अब से नज़र आएगा। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स जो यानी मुआहदात किए गए हैं इस हवाले से। कंसर्न्स अबाउट devastating effects of nuclear weapons have given governments to negotiate arms and control agreement। यानी न्यूक्लियर वेपन्स जो है उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि हमें इस सतह पर ले आए कि हुकूमत जो है मतलब हुकूमत अब इस हवाले से हरकत में आ गई है कि हुकूमत को अब कुछ ना कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें, गवर्नमेंट इस हवाले से वर्क करे। देयर हैव बिन 25 इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स डन सिंस वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के बाद से काफ़ी सारे मुआहदात किए गए हैं, डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे सेपरेट क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के हवाले से, जीके के पोर्शन में PMS के लिए। द NPT इज लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी वूज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी। अब इसका मकसद ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को ना इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर वेपन ये टेक्नोलॉजी को जो है कंट्रोल करें, टू प्रमोट कोऑपरेशन। और हमें चाहिए कि हम तावन करें। तावन अगर हम दूसरे मालिक के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो है डिसआर्मामेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। uses of nuclear energy and to further the goal of achieving nuclear disarmament, general and complete disarmament. The treaty represents the only binding committee in a multilateral treaty to the goal of disarmament by nuclear weapon states and a total 195 states have joined treaty। ठीक है, इस ट्रीटी को सिर्फ और सिर्फ 191 रियासतों ने, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है MCQs के तौर पे, 191 रियासतों ने ज्वाइन किया इस ट्रीटी को, एंड इंक्लूडिंग 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और इसमें 5 जो रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया और वो बजाते खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं। एंड दिस ट्रीटी इज रिकॉर्डेड एज द कंसर्न स्टोन ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम एंड एसेंशियल फाउंडेशन फॉर द परस्यूट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। लिमिटेशंस यानी हमें क्या लिमिटेशंस अडॉप्ट करनी चाहिए। सो इंडियाज ट्रेडिशनल पोजीशन हैव ऑलवेज बीन दैट देयर 5 नेशन न्यूक्लियराइज और एवरीवन हैज़ द सेम राइट्स एज दोज हु पोजेस देम। यानी हर एक को बराबर राइट्स दे दिए गए। इंडिया का क्योंकि ये मौक़िफ़ है, जो 5 बुनियादी जो मेन टेक्नोलॉजी जिनके पास एटम बम्स हैं, ठीक है, जो इस टेक्नोलॉजी से लेस हैं, उनको चाहिए कि वो इससे गिव अप कर दें। इंडिया का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब अपना पर्सनल जो उसकी राय है, पर्सनली वो जो चाहता है वो ये है। NNWS criticizes that the treaty to be discriminatory as it focuses on preventing only horizontal proliferation while there is no limit for vertical proliferation। ठीक है, कोई ख़ास इसमें हमें सूरत हाल नज़र नहीं आती। and vertical proliferation can be defined as the advancement of modernization of UN's nation states nuclear arsenals, whereas horizontal proliferation is the direct or indirect transfer of technologies from one nation to nation state to another। यानी इसमें 2 हैं, एक तो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है,
तो जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल है और जो हॉरिजेंटल है में अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम टेक्नोलॉजी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रमोट कर दें, ठीक है। उसके बाद है दिस टॉपिक इज़ कंटिन्यू एज देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ NWS टू रिड्यूस देयर आर्सेनल. NWS has continued to expand their respective arsenal without any constraint, and treaty possess no tangible disarmament roadmap, no reference to testing ban to the freezing of production of either fiscal materials and nuclear weapons, and omitted provisions for reductions and elimination. यानी सिंपली आप इसको ये कह सकते हैं कि कोई ख़ास हमें इसमें सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती कि हम इसको बैन कर सकें, या कोई ऐसा प्रॉपर वे नहीं है, या फिर कंट्रीज़ उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहती, जो कि हम इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। और बाकी इसको आपने जो रीड कर लिया है इसको आप समराइज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये आपकी लिमिटेशंस में इंडिया का स्पेशली जो जो फोकस था इंडिया का, वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, वो ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने बता दिया है। So stay connected for more important and comprehensive lectures for CSS PMS. Do like, subscribe and share my channel with your friends also, and you should give your views in comment section. अपने comment section में राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप चैट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।